जी हां, आज इसी विषय पर होगी बहस। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। याद होगी आपको नोएडा की वो लड़की, निशा नाम था उसका। 9 साल पहले उसने अपने दरवाजे से लौटा दी थी बारात। तब उसके साहस को पूरे हिंदुस्तान ने सलाम किया था। रातों रात वो अपने समय की नायिका बन गई थी, लेकिन आज वो दुनिया के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि अदालत ने फैसला सुनाया है कि उस नायिका ने दहेज के नाम पर नाटक रचा था। प्रेम, नैतिकता और कानून के त्रिकोण में उलझी ये कहानी आज हमें पूछने पर मजबूर कर रही है कि क्या सख्त दहेज कानूनों को ढाल की बजाय हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है आधी आबादी। नौ साल पहले उत्तर प्रदेश के नोएडा की निशा शर्मा की कहानी सुर्खियों में छा गई थी। बात साल 2003 की है। नोएडा में रहने वाली निशा शर्मा ने शादी से ठीक पहले कथित तौर पर दहेज में 12 लाख रुपए और कार मांगने के आरोप में लड़के वालों पर केस दर्ज करवाया था। मामला अदालत पहुंचा और अब कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। दहेज मांगने के आरोप में दरवाजे से बारात लौटा देने वाली निशा दुनिया के लिए मिसाल बन गई थी, लेकिन अब उसी निशा की ओर से दर्ज कराए गए दहेज के आरोप को कोर्ट ने बनावटी ठहरा दिया है। अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। मुनीश दलाल, मुनीश की मां विद्या दलाल, मुनीश की चाची सावित्री दलाल और नवनीत राय। नवनीत राय वो शख्स है जिसने दावा किया था कि निशा की शादी उससे हो चुकी है। उसने मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर यह दावा किया था। निशा शर्मा ने नवनीत राय के खिलाफ भी आरोप लगाया था कि नवनीत राय ने एक फर्जी घोषणा पत्र बनाकर उसकी बदनामी की और उसने कोई ऐसा घोषणा पत्र शादी के बारे में जारी नहीं किया। उसको माननीय न्यायालय ने ये मानते हुए ये आरोप निशा शर्मा की तरफ से अभियोजन पक्ष सिद्ध नहीं कर सका और नवनीत को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब निशा शर्मा की मुनीश दलाल के साथ शादी ही नहीं हुई तो दहेज एक्ट कैसे लागू हो सकता है। कोर्ट ने कहा है कि इसके संबंध पहले से ही नवनीत के साथ थे, बॉयफ्रेंड था नवनीत, तो दहेज की मांग का कोई दिखाई नहीं देता है और कानूनी रूप से भी दहेज की मांग बनती नहीं। हालांकि निशा के पिता फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने की बात कर रहे हैं। तो इससे हमारे को धक्का लगा है और कोर्ट ने जो भी वहाँ पे गवाहियाँ हुई हैं उनको जैसा भी कंसीडर किया है उसके लिए हम आगे अपील में जा रहे हैं और ऊपरी अदालत से जो फैसला आएगा जब देखेंगे। हमने 9 साल लगातार कोर्ट में बराबर धक्के खाए हैं। हम ज़्यादातर गवाहियों पे वहाँ मौजूद रहे हैं, लगातार जाते रहे हैं हर एक तारीखों पे। आपको बताते हैं 9 साल पहले क्या हुआ था। 11 मई 2003 को दुल्हा मनीष दलाल गाजे बाजे के साथ अपनी बारात लेकर आया, लेकिन फिर उसे ठीक पहले कथित तौर पर दहेज की मांग कर दी। दुल्हन बनी निशा शर्मा ने शादी से इनकार कर दिया और बारात को वापस भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने मुनीश दलाल को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ महीने बाद मुनीश को जमानत मिल गई। उन दिनों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की छात्रा रही निशा के इस कदम की देश भर में वाहवाही हुई थी, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या दहेज कानून का दुरुपयोग होता है। आपको बता दें, दहेज कानून के तहत अगर दहेज लेने या देने की बात साबित हो जाती है तो दोषी को कम से कम 5 साल की सजा और साथ में कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना होता है। तो क्या दहेज कानून का दुरुपयोग होता है? यही है वो बड़ा सवाल जो कई खास मेहमानों के साथ हम जिस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय हमसे करा दें। अलका लांबा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस की नेता है। शोनी कपूर जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है safefamily.org के और ऐसे मुद्दों से बहुत करीबी तरीके से भावनाओं के साथ जुड़े रहते हैं। अजय दिगतौल सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे साथ यहाँ पर हैं। विराग दुलिया साहब जो कि हेड है जेंडर स्टडीज के कॉन्फिडेयर रिसर्च में, वो हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि जिस आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं उसकी समझ काफी उन्हें है, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर वो रिसर्च कर
चुके हैं कई बार। मधु किश्वर जानी मानी समाजशास्त्री हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी। देवदत्त शर्मा जो कि निशा के पिता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अलका लांबा जी आपके पास आते हैं। अलका, ये क्या है, ये फैसला और इस फैसले के बाद क्या बल मिलता है ऐसी बातों को कि दहेज कानून का दुरुपयोग होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये था कि कानून का उपयोग होता ही नहीं था। हम लोगों की ये कोशिश थी कि इस कानून का जो है उपयोग हुआ जाए, क्योंकि कानून के बावजूद भी हम देख रहे थे कि कितनी हत्याएं दहेज के वजह से हो रही थी। अब बात आती है कि उपयोग हो रहा है लेकिन उसका दुरुपयोग, पर मुझे लगता है कि इस एक उदाहरण से इस कानून को लचीला बनाया जाए या इस कानून में थोड़ी ढील दी जाए, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। मैं ये जरूर कहूंगी अगर इसका कोई दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ भी उतनी ही बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे मैं इंकार नहीं करती हूं, क्योंकि जो लोग हकीकत में आज दहेज की हत्याएं हो रही है, फांसी या जलाई जा रही है, वो भी घटनाएं आज कम नहीं है। तो मैं ये कहूंगी सिर्फ एक आधे उदाहरण से इस कानून को लचीला बनाने की बात जो है मैं उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती। अजय दिग्पाल जी, कानून के नजरिए से ये जो कोर्ट में आज से सामने आई है बात, वर्डिक्ट, उसको समझाइए। देखिए, ये जो आज एक मुकदमे में जो फैसला आया है, इसको शायद हमें इस मुकदमे का एक फैसला मान के रख देना चाहिए। इसके आगे हमें बहस को बढ़ाते हुए ये हमें सोचना चाहिए कि आगे क्या आज हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इस लॉ को लेकर सोसाइटी में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या अमेंडमेंट की आवश्यकता है। जैसे अभी रिसेंटली प्रपोज अमेंडमेंट है कि 490A को कंपाउंडेबल कर दिया जाए, बेलेबल कर दिया जाए। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि चेंज सिनेरियो में ये रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ है और सोसाइटी है, लेकिन उससे आसानी नहीं कर दी जाएगी। ये पिछली बार भी हम लोगों ने 1 घंटे बहस की थी इस पर चर्चा आपसे करेंगे, वापस आएंगे क्योंकि ये जुड़ा हुआ मामला है। शोनी कपूर, उस लड़के के 9 साल, क्योंकि जाहिर तौर पर वो अब यही कह रहा है कि मेरे वो 9 साल कौन लौटाएगा। शोनी, ऐसे है कि उस लड़के के 9 साल ही नहीं, वो लड़का करीब 2 महीने जेल में रहा, उसकी माँ भी 1 महीना जेल में रही। इसके अलावा उसकी माँ की पेंशन जो कि 31 मई 2003 में बन जानी थी और ग्रेजुटी, उसे 9 साल से आज तक नहीं मिली है। इसके अलावा उसने इतने साल कोर्ट के धक्के खाए, दुनिया भर में सारे मीडिया ने उसको एक विलेन जो है वो करार दे दिया और 9 साल तक वो स्टिग्मा के साथ जीता रहा। ये सब जो है सिर्फ इस फैसले से खत्म नहीं हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इतना बहुचर्चित मसला जो है तो क्या इसमें भी कंप्लेनेंट छूट छोड़ दी जाएगी, जबकि जहां तक मेरा मानना है जिस तरह के आरोप मनीष पे लगे थे उसमें अगर 5 साल की सजा थी, तो जिस तरह के आरोप निशा पर लगे थे उसमें 10 साल की सजा है। बाइगैमी का आरोप 5 साल की सजा के लिए वो 60 दिन 70 दिन जेल में रहा और उसने इतना सब कुछ सहा। जिस आरोप की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर उसमें 10 साल की सजा है, उसके लिए निशा के साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये बाइगानी का आरोप जो आप लगा रहे हैं, ये इस पर अजय जी मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार सीधे चलते हैं। अब हमारे साथ देवदत्त शर्मा जी जुड़ गए हैं जो कि निशा शर्मा के पिता हैं। देवदत्त जी, बहुत मुश्किल वक्त होगा ये आपके लिए, हमें अंदाजा है इस बात का, क्योंकि शुरू से ही ये माना गया कि दहेज के खिलाफ निशा ने ये पूरी जंग छेड़ी है, पूरा देश उसके साथ हो लिया था। कितना बड़ा धक्का लगा आपको इस फैसले के साथ, और निशा के पक्ष में जो तमाम दलीलें यहाँ पर दी जा रही हैं उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोर्ट में 6 गवाह पेश किए गए, सीडी पेश की गई, कैसेट पेश की गई, पर कोर्ट ने उन सबको दरकिनार करते हुए उनको एक संदेह का लाभ दे दिया है। बिल्कुल है। अब उसके लिए उनको जो संदेह का लाभ मिला है, अब दहेज की डिमांड कोई लाउड स्पीकर पे तो की नहीं जाती, वो अकेले में की जाती है। बिल्कुल। अलका जब अकेले में डिमांड की गई है, वहां पे जब मार पिटाई हुई है तो उसके लिए सारे मेडिकल सबूत है, गवाह है, कैसेट है। अब उसके अलावा और कौन से सबूत कोर्ट को चाहिए वो हम आगे अभी देंगे अगली कोर्ट में। देखिए, इनका मैं ये कहूंगी कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है मैं उस पर बात नहीं करूंगी, लेकिन इनकी लड़ाई आगे जो लड़ने की मंशा है इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई भी है, और मैं कहूंगी ठीक कहा इन्होंने, दहेज जो है बाकायदा लिख कर या अनाउंसमेंट करके नहीं मांगा जाता। और रही बात ये देवदत्त जी, बिल्कुल जहां तक सवाल है, कोर्ट ने ये भी माना है कि दहेज की डिमांड हुई है। अब जब दहेज की डिमांड हुई है और हमने पूरी नहीं की, इसलिए उन्होंने दहेज के कानून का वो नहीं माना है। इसमें मैं कहूंगी लड़के के साथ 9 महीने अगर हम मान लो पूरी करते थे तो माना जाता है।
देवदत्त जी, मधु किशोर भी हमारे साथ लड़के के साथ अगर कोई डिमांड करेगा, उनको संदेह का लाभ दिया गया है, निशा के पिता हमारे साथ का लाभ मिला है जी, तो उनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया है। बिल्कुल, और वही सिर्फ संदेह का लाभ मिला है। मैं इसमें करेक्ट करना चाहूंगा कि ये बाइज्जत बरी है, ये बाइज्जत बरी है नहीं, लेकिन लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बावजूद भी जो बरी हुए हैं वो बाइज्जत बरी हुए हैं। ये बाइज्जत बरी हुए हैं, संदेह का लाभ मिलकर भी कि प्रोसिक्यूशन अपनी स्टोरी को प्रूव नहीं कर पाई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो बरी हुए हैं। मैं अभी आपको अरे एक मिनट, मैं अभी आपको कोर्ट का आदेश देता हूँ, मैं कोर्ट का आदेश दिखाता हूँ जो लिखा हुआ है। नहीं, कोर्ट का आदेश में अगर संदेह का लाभ भी मिला तो भी वो बाइज्जत बरी हुआ है ना। शोनी सुन लीजिए जरा, वो हिस्सा पढ़िए जिसमें, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं लिखा है, मजबूत बाइज्जत बरी नहीं किया गया है, बाइज्जत बरी नहीं किया गया है। इसमें लिखा गया है, अभियुक्तगण मुनीश दलाल, विद्या दलाल, सावित्री शर्मा को अंतर्गत धारा 498 तो 323 504 है 3/4 दहेज प्रतिवेदन तो दोष मुक्त किया जाता है। इन्हें दोष मुक्त किया गया है, अभियुक्त जमानत पर है, इनके जमानतनामे दोष मुक्त किया गया संदेह का लाभ देते हुए। संदेह का लाभ संदेह का लाभ जो आपने पढ़ा उसमें संदेह का लाभ कहीं नहीं लिखा है। अगर मैं और जो आपने पढ़ा उसमें दोष मुक्त लिखा है तो दोष मुक्त और बरी एक ही बात है ना। संदेह का लाभ अगर लिखा है जो आपने पढ़ा रहने वाले उसमें नहीं है, आपने पढ़ा उसमें नहीं है। देखिए जजमेंट को हमें जजमेंट को पूरा पढ़ना पड़ता है, कभी हम एक पैरा पढ़ने नहीं कह सकते नहीं, उनको अपनी बात रखने दीजिए। जो कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं आप उस जजमेंट को आप वो कहना चाह रहे हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट मिला हमें इस यहाँ पे हमें इस मुद्दे को हमें आगे बढ़ाना है। पेज नंबर 15 लाइन नंबर 5 पेज नंबर 15 लाइन नंबर 5 में लिखा गया है पेज नंबर 15। ठीक है आप जल्दी से वो लाइन पढ़िए, फिर मधु के पास चलेंगे जल्दी से। जिस कारण संदेह का लाभ देते हुए धारा 504 के अंतर्गत अभियुक्त को संशोधन का लाभ दिया गया है। मधु किशोर जी, एक सेकंड, धारा बाई धारा सब सारी बातें, लेकिन लाभ संदेह का जो एक तरह से बेनिफिट ऑफ डाउट जो उन्हें मिला है उसे भी नहीं नकार सकते। बाइज्जत कहीं नहीं लिखा हुआ। मधु किशोर आपका टेक इस पूरे मामले पर। देवदत्त शर्मा जो हमारे साथ है, जो निशा के पिता हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाइज्जत बरी तो किया नहीं गया है, कुल मिलाकर उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर दोष मुक्त किया गया है। इस बात में दम है? कोर्ट में कहीं नहीं लिखा है। देवदत्त जी, इसमें मैं एक बात रखना, मधु जी का जवाब सुन ले प्लीज सर। फिर मधु जी देखिए, कोर्ट ने कोर्ट ने कहीं पर भी इनको बाइज्जत शब्द नहीं इस्तेमाल किया है। ये मधु जी ये उस लड़की के पिता है, इसलिए उनकी भावनाओं का जरा कद्र करना होगा, इसीलिए वो बीच बीच में बार बार कह रहे हैं। आप अपनी बात बोले। देखिए, मेरा कुछ दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। वो ये कि ये पूरा तो मैंने जजमेंट अभी पढ़ा नहीं, पर जजमेंट भी मुझे समझ में नहीं ठीक से आया जो अभी तक। देखिए, आपका उससे भी एक मिनट सम्मान करता हूं। लेट मी फिनिश। मधु जी, आपके सम्मान करता हूं मैं। मधु जी, देवदत्त जी प्लीज एक बार मधु जी की बात सुन लीजिए पूरी। देखिए, इससे पहला सवाल यह है कि अगर हम डाउरी एक्ट के तहत ये केस दर्ज करते हैं तो डाउरी एक्ट में तो दहेज लेना और देना दोनों ही गुनाह है। और क्योंकि मनीषा की फैमिली ने, उनके पिता ने खुद स्वीकारा टीवी चैनल्स के सामने कि उन्होंने 18 लाख का तो दहेज पहले ही तैयार करके रखा था, सिर्फ 12 लाख अतिरिक्त जो लड़के की तरफ से मांग हुई, झगड़ा उसके हुआ, तो कायदे से अगर वो कानून का इस्तेमाल होता, जो कि निहायत नालायक कानून है, एंटी डाउरी लॉ इज अ वेरी स्टूपिड पीस ऑफ लेजिस्लेशन, उसके तहत तो लड़की वाले और लड़के वाले दोनों जेल में होने चाहिए थे। क्योंकि इन्होंने तो माना कि हमने फ्रिज भी लिया, टीवी भी ली, वॉशिंग मशीन भी ली, सब कुछ लिया, ये उन्होंने डिस्प्ले भी किया सब कुछ। 18 लाख तो खुद मानते थे। तो शुरुआत से ही इस केस
की बुनियाद बहुत ही ढीली है। और दूसरा, अब जो ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि वो लड़की किसी से शादी करना चाहती थी, मुझे नहीं लगता है कि, हालांकि उसके डाउरी केस से मैं सहमत नहीं हूँ, पर ये बात भी मुझे गवारा नहीं हो रही कि लड़की इतना बड़ा आडंबर करेगी, पहले शादी के मंडप में आएगी, फिर पुलिस बुलाएगी। तो ये ऑन द होल अभी भी केस जो अदालत ने फैसला दिया है उसने गुत्थी सुलझाई नहीं और उलझा दी। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन उस सामाजिक दबाव का क्या, जब मैं लौटूंगी मधुकेश्वर जी से तब आपसे पूछूंगी, जिससे एक माता पिता गुजरता है इस भारत के समाज में और उसकी वजह से शायद इस तरह के कदम वो उठाता है। कम से कम वो लड़की सामने आई थी उस वक्त। बहरहाल बड़ा सवाल ये रह जाता है कि क्या कहना है उस लड़के का, मुनीश दलाल, जो कि छूटा है, जिसे दोष मुक्त कोर्ट ने करार दिया है। कोशिश करेंगे उससे बात करने की। इस ब्रेक के बाद फॉर्म लौट। मुझे गवारा नहीं हो रही कि लड़की इतना बड़ा आडंबर करेगी, पहले शादी के मंडप में आएगी, फिर पुलिस बुलाएगी। तो ये ऑन द होल अभी भी केस जो अदालत ने फैसला दिया है उसने गुत्थी सुलझाई नहीं और उलझा दी। निशा के साथ ही जुड़ा हुआ वो बड़ा मुद्दा कि क्या दहेज कानूनों का गलत इस्तेमाल होता है, उस पर हम पहुंचेंगे। लेकिन अभी निशा के इर्द गिर्द ये पूरी बहस इस तरह से गर्मा गर्म हो गई और इसीलिए अलका मेरा आपसे ये सवाल, वो कह रही है कि कोई लड़की इतना बड़ा आडंबर नहीं कर सकती है, लेकिन ये भी मानिए कि अगर दहेज के लेन देन की बात होगी, दोनों गलत है, लेने वाला देने वाला, ये हम सब जानते हैं। तो पहले बात हुई होगी, अचानक उस रात तो ऐसा हुआ नहीं होगा कि आप इतने लाख दे दीजिए। उस दिन उस रात जब मेहमान तैयार थे, पूरी शादी के लिए मंडप तैयार, तब क्यों उसने निशा ने ऐसा कहा? देखो ये ऐसा है, मैं कहूंगी सबसे पहली तो बात है कि 9 साल अगर केस चला तो उसमें सिर्फ लड़के के पक्ष को ही सफर नहीं करना पड़ा, निशा और उसके परिवार को भी 9 साल कोर्ट के लगातार चक्कर काटने पड़े। और मुझे नहीं लगता कोई इतना बेवकूफ होगा कि उसके पीछे का मकसद निशा का क्या हो सकता है, ये सबको जानने की जरूरत है। जो बारात घर पे खड़ी है आकर और आप एक पिता का पूरा कहते हैं कि बारातियों को खिलाना, खाना खिलाना और उसका सारी आग में जो पैसा लगा होता है, वही समय क्या था कि उसके फादर और निशा को ये स्टैंड लेना पड़ा। मुझे लगता है ये होता है सर से पानी ऊपर से निकल जाना, कि बस हो जाती है कि अब ये फैसला नहीं लिया तो कुछ घंटों के बाद जब 7 फेरे हो जाएंगे तो शायद मेरी जिंदगी के लिए वो बहुत बड़ी एक देर हो चुकी होगी। तो वो लास्ट उसको एक पल लगा होगा कि अब बस, अब आवाज उठानी है। और 9 साल में मैं कहूंगी आप ही ने उसको कहा हीरो बनाया था, और उस 9 साल में बहुत लड़कियों की हिम्मत हुई कि वो दहेज के खिलाफ आवाज उठाकर उन्होंने दहेज लेने से मना। विराट जी आप अपनी बात करें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए। देखिए, हमेशा हम लोग ये कह देते हैं कि हाँ दहेज का मामला आया तो दहेज तो मांगा गया होगा, हमेशा ये मान के चलते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि लड़की वाले हमेशा ऐसे लड़के ढूंढते हैं जो ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और हमेशा लड़की से ऊपर के स्तर के होते हैं, उसी के लड़के ढूंढते हैं। ये सिर्फ पैसे वाले करते होंगे कि कोई लड़की, मैं मना नहीं कर रही, सिर्फ वो लोग करते होंगे जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन जो मध्यवर्गीय है और गरीब भी है कभी ऐसा परिवार नहीं ढूंढता कि हम बहुत पैसा देकर अपनी लड़की को दें। आप लोगों की बात कर रहे हैं, मैं इससे स्वभाव। पहले आप बात सुनिए। तो ये जो हमेशा हमारे एक समाज में एक मानना है कि हमेशा लड़की की शादी ऊपर ही कराएंगे और लड़का ही लड़की का ख्याल रखता है, इसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। आज कभी भी हमने ये नहीं देखा कि लड़की कमाती हो, घर चलाता नहीं है, लड़का ही घर चलाता है। सामाजिक सोच है, सामाजिक सोच है, बदलना है उसको। समाज पहले सोच को बदलिए आप। बिल्कुल, वो तो है। बदलने का बोझ लड़कों के ऊपर डाल के रखा है आपने। नहीं, आप कौन बदले? ये आपके बीच में तो हमारी लड़ाई उलझ गई है। आप कौन है? आप हम कौन है? ये हम है, ये समाज है, ये सोच आपको नीचे बदलनी है। हम सभी हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, इसके लिए लड़ाई दोनों की है, लेने और देने वालों की दोनों जेल में डाल दिया जाता है, उसका क्या है? छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। मधु आ रही हो आपके पास। पहले सोच को बदलिए आप। बिल्कुल, वो तो है। सारी जिम्मेदारी का बोझ लड़कों के ऊपर डाल के रखा है आपने। नहीं, आप कौन बदले? ये आपके बीच में तो हमारी लड़ाई उलझ गई है। आप कौन है? आप हम और मैं कौन है? ये हम है, ये समाज है, ये सोच आपको नीचे बदलनी है। सभी है। मेरा सवाल ये है,
मधुकेश्वर जी, पूरी बहस को आगे लिए चलते हुए ये दहेज कानून जिसका आप खुद ही कह रही हैं कि अभी तक उसे कुछ हासिल नहीं हो पाता है, कैसे पता चलेगा, कैसे ये जो लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस यानी मजबूत सबूतों की कमी जो कि ज्यादातर केसेस में सामने रखी जाती है, कैसे, क्या सबूत? कोई लिख कर तो देगा नहीं, और कोई 15 लाख या 50 लाख जब बताता है तो वो लाउड स्पीकर पर तो बताता नहीं है। आऊंगी उसके बाद अजय जी आपका जवाब। मधु जी, देखिए, सबसे पहले आप ये इस बात को स्वीकारिए कि लेन और देन दोनों तरफ से चल रहा है। ये नहीं है कि लड़की वाले देना ही नहीं चाहते और सिर्फ झगड़े की बात होती है कि आप 10 लाख देना चाहते हैं, वो कह रहे हैं 12 दीजिए, तो गिल्टी पार्टी इस सेंस में दोनों है। दूसरा, कानून ये इसका इलाज कर ही नहीं सकता। पर मैं किसी और मुद्दे पे आना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मीडिया को भी इस इशू को लेके बहुत सोल सर्चिंग की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया ने प्री जज किया, आज अदालत ने बरी कर दिया दलाल फैमिली को, पर मीडिया ने और फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने, विमेंस कमीशन ने तो निशा जी को हीरोइन बना दिया, नेशनल हीरोइन। बिना कोर्ट का वर्डिक्ट आए हमने देश में जलील करके रख दिया दलाल फैमिली को, और 9 साल, अगर मान लीजिए वो सही में इनोसेंट है तो उनके साथ वाकई ज्यादती हुई है। तो मीडिया को रिपोर्टिंग करनी चाहिए, प्री जज नहीं करना चाहिए। मीडिया प्लेड अ वेरी पार्टिजन रोल, विमेंस कमीशन प्लेड अ वेरी पार्टिजन रोल, क्योंकि इतना इसको सेलिब्रेशन बना दिया इस केस को। हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये डिमांड करना चाहिए था कि जल्द से जल्द इस केस का फैसला हो, ताकि जो दलाल फैमिली का चार्ज था वो भी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट होता। तो ये जो हमारे अदालतें हैं, अगर इतना लंबा खींचते हैं, दोनों मदरसों को जलील होना पड़ा। मधु जी, आपने खुद कहा कि ये वर्डिक्ट ज्यादा उलझाता है, ये वर्डिक्ट ज्यादा उलझाता है, और उस वक्त पर जब ये फैसला आया था खुद स्ट्रॉन्ग एविडेंस की कमी, और इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि दहेज की वजह से इस लड़की ने उस शादी से कदम बाहर रखा, ये कैसे प्रूव होगा? क्योंकि लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस कोर्ट ने करेंगे किसको? ये लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस कह दिया है कोर्ट ने भी। अंजना नाम है मेरा, अंजना नाम में दहेज की जी, 1 मिनट, थोड़ा मैं कानून में दहेज की परिभाषा को अगर ले, थोड़ा मैं कोट करना चाहूंगा, तो कानून में दहेज की परिभाषा खत्म करने दीजिए। दलाल साहब वो बोल रहे हैं, 1 मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। मैं कह रही हूँ कि कानून में दहेज की परिभाषा है कि शादी के एवज कुछ भी सामान दिया गया हो जो शादी के एवज में, उसको दहेज कहेंगे। और निशा के पेरेंट्स खुद मानते थे कि उन्होंने 18 लाख का सामान लड़की के लिए तैयार पहले ही रखा था। उनके पिता हुआ केवल 12 लाख। उनके पिता है हमारे साथ, देवदत्त जी सीधे सवाल दीजिए, तो वो क्या दहेज नहीं था? 18 लाख दहेज नहीं था, और 12 ही लाख कैसे दहेज बन गया? देवदत्त जी बोलिए, रेखा किसने बनाई? देवदत्त जी का जवाब देंगे क्या? देवदत्त जी बोलिए। अब मेरे को सुन लीजिए, पेज नंबर 10 लाइन नंबर 6 है, मात्र दहेज की डिमांड जब तक की वह पूरी नहीं की गई हो, धारा 4 दहेज अधिनियम के अंतर्गत अपराध की कोटि में नहीं आता है। यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा मानसिंह और इसके माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1219 के मामले सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है। मात्र दहेज के लिए पैसे की मांग धारा 4 में दहेज के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि वादी पक्ष द्वारा उस मांग को पूरा करने के लिए सहमति न प्रदान की गई हो। वो दहेज देना और लेना दोनों को गलत बताता है और नालायक है कानून से, क्योंकि कोई भी माँ बाप पूछना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे मेरी बड़ी क्लियर ऑब्जेक्शन है, जो भाषा कानून को लेकर मोदी जी के द्वारा प्रयोग की जा रही है, मेरी उसको ऑब्जेक्शन है। देखिए, एक हमारे देश का कानून है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए, अगर कोर्ट के दायरे में, कानून के दायरे में अगर जो एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन ने लीड किया है वो सफिशिएंट नहीं है, तो उसका बेनिफिट एक्यूज को मिला। बिल्कुल। और मधु जी, ये जो कानून के बाहर जो हो रहा है, स्टार न्यूज इससे इत्तेफाक नहीं रखता है जिस तरह से कानून आगे वाली कोर्ट में जाएंगे। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा मानना यह है कि वो फिर आगे और कोर्ट में जाएंगे।
कोर्ट के अंदर जो कानून की कार्रवाई है वो कानून के तहत होगी, बाहर आप कोई भी बहस कर सकते हैं। देखिए आज ये मुद्दा निकल के आ रहा है इस केस के डिसीजन से कि क्या आज ये कानून में रिक्वायरमेंट है चेंजेस की है या नहीं है, सोसाइटी में कुछ तब्दीली हुई है या नहीं हुई है, आज इस मुद्दे में हमें बहस करनी चाहिए। बिल्कुल। अब इसको कानून के दायरे में अगली कोर्ट में प्रूव किया जाएगा, दोबारा से प्रूव किया जाएगा। देखिए वो तो एक कानूनी प्रक्रिया है, वो तो आपके पास है, वो चलेगा। आज जो बहस का मुद्दा है इसको क्या जरूरत है, आवश्यकता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सोनी आपके पास आऊंगी, विराग अपनी बात बोलिए। अंजना जी, हाँ बोलिए। फैसला अंतिम नहीं है जी, मुझे एक बात, मेरी बात मुझे कहने दिया जाए। हाँ देखिए, हम आज सुनते आ रहे हैं इतने सालों से दहेज की बातें, दहेज की बात।